बेटा कक्षा 12 के ठोस अवस्था वाले अध्याय में जो अपन का अध्याय था वो तो समाप्त हो चुका था। अपन इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को करने जा रहे हैं। देखिए इसमें जो है आपके निबंधात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 8 है, यदि अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर, परमाणुओं की त्रिज्या कैपिटल आर हो। इसमें अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर, परमाणु की त्रिज्या कैपिटल आर, तो दोनों में संबंध पूछा गया है। प्रश्न में आपको दिया है एक अष्टफल की है, अष्टफल की रिक्ति, उसकी त्रिज्या स्मॉल आर, परमाणु की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो दोनों स्मॉल आर में और कैपिटल आर में क्या संबंध होगा ये आपको यहां पर प्रश्न के अनुसार बताना है। देखिए अपन अष्टफल की रिक्ति के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि अष्टफल की रिक्ति का निर्माण जो है 6 गोलों के द्वारा किया जाता है। अब उन 6 गोलों में से 3 गोले होते हैं एक परत के, एक परत के 3 गोलों का केंद्र मिलाएंगे, त्रिभुज बनेगा। ऐसे ही दूसरी परत के 3 गोलों का केंद्र मिलाएंगे, दूसरा त्रिभुज बनेगा। और इन 6 गोलों के मध्य का जो रिक्त स्थान है उसे हमने नाम दिया था अष्टफलकीय रिक्ति। 4 फलक ऊपर की ओर और 4 फलक नीचे की ओर, तो बीचों बीच जो खाली जगह होती है इस खाली जगह को नाम दिया जाता है अष्टफलकीय रिक्ति। अब देखिए गणना में हम इन सभी 6 गोलों को काम में नहीं ले रहे, गणना में हम केवल यहां पर 4 गोलों का प्रयोग कर रहे हैं। 1 2 3 4 ठोस पदार्थ है। ठोस का मतलब सभी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अवस्था में होंगे। अब इन चारों गोलों का केंद्र मिलाया, ये आपको एक वर्गाकार संरचना प्राप्त हो रही है। इसके अंदर ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये स्थान होगा अष्टफलकीय रिक्ति। और हमने यहां पर एक लाइन खींची इस प्रकार से जो अष्टफलकीय रिक्ति और आमने सामने गोलों को दोनों को मिला रही है, और इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज की प्राप्ति होती है, त्रिभुज ABC। अब इसमें AB का मान देखिए क्या होगा, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, और जो रिक्ति है रिक्ति की त्रिज्या है स्मॉल आर। तो अंदर गोले का व्यास है, अंदर रिक्ति का व्यास है, रिक्ति में 2 त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो AB का मान हुआ 2r प्लस 2r, 2r प्लस 2r, और इसमें 2 कॉमन कर लिया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक, तो ये तो हो जाएगा आपका AB। फिर AC बराबर BC बराबर, इसमें देखिए R और R, तो BC का मान 2R हो जाएगा। इसी प्रकार
R और R 2R हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर आपका AB बराबर हो गया 2 इंटू R प्लस R, AC और BC बराबर हो जाएगा आपका 2R। अब त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में क्या होगा आपका AB स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान हो गया 2 इंटू R प्लस R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। AC और BC दोनों के मान 2R और 2R का स्क्वायर। अब 2 R प्लस R होल स्क्वायर, 8R स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा आपका 4R स्क्वायर, यहां 4R स्क्वायर मिलाकर हो गया आपका 8R स्क्वायर। अब बेटा दोनों साइड में हम इसमें वर्गमूल लेते हैं, तो वर्गमूल लेने पर स्क्वायर हट जाएगा और 2 अंडर रूट 2 R। देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। R प्लस स्मॉल r इज इक्वल रूट 2 R। R प्लस स्मॉल r 1.414 R और स्मॉल r इज इक्वल हो जाएगा 1.414 R माइनस R। तो R इज इक्वल आ जाएगा यहां पर 0.414 R। और इस तरह से हम यहां पर लिख सकते हैं इसको, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल 0.414। तो ये जो है अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का संबंध। अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का ये संबंध होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या के संबंध को निकाला जा सकता है। ऐसे बेटा इसमें एक प्रश्न और है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है जिसमें कॉपर व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कुछ कम है। क्या इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं कि यह पदार्थ पी प्रकार का अर्धचालक है? देखिए नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड, इसमें कॉपर और ऑक्सीजन का जो अनुपात है होना तो क्या चाहिए, अनुपात 1 होना चाहिए, लेकिन यह अनुपात 2:1 से कुछ कम है। 2:1 से कम होने का अर्थ हुआ कि संरचना में से कुछ क्यूप्रस आयन गायब है। संरचना में से कुछ क्यूप्रस आयन
तो देखिए नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड है, सामान्य रूप से अनुपात होता है 2:1, लेकिन हमारा प्रश्न कह रहा है कि अनुपात का मान 2:1 से कुछ कम है। तो 2:1 से कुछ कम होने का मतलब ये हुआ कि संरचना में से कुछ कॉपर आयन जो है वो हट जाएंगे, और जब संरचना में से कुछ क्यूप्रस आयन हटेंगे तो संरचना में बनेंगे धनात्मक छिद्र। संरचना में से कुछ क्यूप्रस आयन के हटने से संरचना में धनात्मक छिद्र उत्पन्न होंगे। ऐसी अवस्था में आवेश का संतुलन करने के लिए दूसरे क्यूप्रस आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ाएंगे और क्यूप्रिक में परिवर्तित होंगे। आवेश के संतुलन के लिए क्यूप्रस आयन ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ाएगा और क्यूप्रिक आयन में परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार आवेश का संतुलन तो हो जाएगा, लेकिन संरचना में धनात्मक छिद्र बने रहेंगे। जैसे ही हम पदार्थ को विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ेंगे, इस धनात्मक छिद्र को भरने के लिए दूसरा क्यूप्रस आयन आएगा। तो इस तरह से क्यूप्रस आयन और धनात्मक छिद्र संरचना में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, और जब ये क्यूप्रस आयन और धनात्मक छिद्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो पदार्थ होता है वो एक पी प्रकार के अर्धचालक पदार्थ का व्यवहार प्रदर्शित करता है। पदार्थ जो है एक पी प्रकार के अर्धचालक के व्यवहार को प्रदर्शित करेगा, यानी संरचना में धनात्मक छिद्रों की मौजूदगी पदार्थ को पी प्रकार के अर्धचालक के रूप में प्रदर्शित करती है। अब बेटा देखिए, इसमें एक प्रश्न दिए अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में देखें आप, पहला प्रश्न दे रखा है ठोस कठोर क्यों होते हैं। अपने पढ़ा है ठोस पदार्थों में कणों के मध्य में आकर्षण बल अत्यधिक प्रबल होते हैं, और प्रबल आकर्षण बलों के प्रभाव से ठोस अत्यधिक कठोर होते हैं। फिर इसमें एक प्रश्न दे रखा है एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम। देखिए एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटर हैं, दो प्रकार के पैरामीटर हैं। एक तो है किनारे की लंबाई और दूसरा है किनारों के मध्य कोण। किनारे की लंबाई और किनारों के मध्य कोण। किनारों की लंबाई में ए, बी और सी, और कोणों के लिए अल्फा, बीटा और गामा। लंबाई ए, बी और सी और कोण अल्फा, बीटा और गामा। तो इस प्रकार से दो प्रकार के पैरामीटर हैं, लेकिन इन पैरामीटरों की कुल संख्या तीन प्रकार की तो लंबाई हो गई, तीन प्रकार के कोण हो गए, और इस तरह से कुल संख्या हो जाती है यहां पर 6। फिर बेटा देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। इसमें प्रश्न दिया है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। देखिए कांच को अतिशीतित द्रव मानने का एक कारण है। जैसे अगर हम किसी पुराने कांच को देखें, दरवाजे या खिड़की में लगा हुआ अगर कोई पुराना कांच देखा जाए तो पुराने कांच में आपको मोटाई इस प्रकार दिखेगी। ऊपर की ओर से कांच पतला हो जाता है और नीचे की ओर से कांच मोटा होता है। क्या अपन मार्केट से जब कांच को खरीद करके लाएंगे दरवाजे या खिड़की में फिट कराने के लिए, तो क्या इस प्रकार मोटा पतला कांच लेके आएंगे? कांच तो आप लेके आएंगे समान मोटाई वाला, जिसकी मोटाई ऊपर नीचे सब जगह एक समान। लेकिन क्या होता है कांच में द्रवों के समान ऊपर से नीचे की ओर बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कण जो है ऊपर से नीचे की ओर द्रव के समान बहने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं, और बहने की इस प्रवृत्ति के कारण से हम कांच को एक अतिशीतित द्रव का नाम दे सकते हैं। जिस प्रकार से द्रव पदार्थ में
कण ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ठीक उसी प्रकार से कांच के कण भी ऊपर से नीचे की ओर अत्यधिक धीमी गति से बहते हैं, और बहने की इस प्रवृत्ति के कारण से हम यहां पर कांच को एक अतिशीतित द्रव कह सकते हैं। फिर इसके बाद बेटा एक इसका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर में 13 दिया हुआ है, कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है। यानी कांच में और क्वार्ट्ज में क्या अंतर है, और किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। देखिए, कांच में और क्वार्ट्ज में अंतर, कांच अक्रिस्टलीय ठोस और क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलीय ठोस। ये तो हो गया अंतर की बात। अब प्रश्न हमारा दूसरा है कि किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तित किया जा सकेगा। कांच को क्वार्ट्ज में परिवर्तित करने के लिए, क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले क्वार्ट्ज को पिघलाया जाता है, और पिघलाने के बाद क्वार्ट्ज को तेजी से ठंडा किया जाता है। जब गलित क्वार्ट्ज को तेजी से ठंडा किया जाएगा तो इस अवस्था में जो क्वार्ट्ज के कण होते हैं, उन कणों को, वो कण व्यवस्थित नहीं हो पाते, और जब कण व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे तो क्वार्ट्ज आपका अक्रिस्टलीय ठोस यानी कांच में परिवर्तित हो जाएगा। क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय पदार्थ है, पिघलाया आपने और पिघलाने के बाद तेजी से ठंडा किया। अगर धीरे धीरे सामान्य तरीके से ठंडा होगा तब तो वो क्रिस्टलीय रूप में ही आएगा, लेकिन अगर वो तेजी से ठंडा कर दिया जाए तो क्वार्ट्ज के कण व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे, और जब क्वार्ट्ज के कण व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं तो इस अवस्था में आपका जो क्वार्ट्ज होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस यानी कांच में रूपांतरित हो जाता है। फिर बेटा इसमें यहां पर एक इसमें प्रश्न दे रखा है, आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं क्यों। देखिए, आयनिक ठोसों के कठोर और भंगुर, आयनिक ठोसों में दो प्रकार के गुणों की बात चल रही है, कठोरता भी और भंगुरता भी। तो कठोर और भंगुर दोनों गुणों का कारण क्या है। अपन पढ़ चुके हैं कि जितने भी आयनिक पदार्थ होते हैं, आयनिक पदार्थों में आयन होते हैं, और ये आयन जो होते हैं प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा बंधित होते हैं। धनायन और ऋणायन आपस में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों की सहायता से बंधित रहते हैं। तो इसके कारण से आपका आयनिक ठोस अत्यधिक कठोर होता है। फिर आयनिक ठोसों में भंगुरता का कारण क्या है। आयनिक ठोस भंगुरता क्यों प्रदर्शित करता है। किसी भी आयनिक क्रिस्टल में धनायनों में और ऋणायनों में एक नियमित व्यवस्था होती है। ये धनायन और ऋणायन की एक नियमित व्यवस्था हमें दिखाई दे रही है। यानी धनायन और धनायन के मध्य दूरी रहेगी, ऋणायन और ऋणायन के मध्य दूरी रहेगी, लेकिन जो आपके धनायन और ऋणायन होते हैं वो परस्पर एक दूसरे के समीप होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्रिस्टल पर हमने बल लगाया ऊपर के सिरे पर। जब इस ऊपर के सिरे पर हमने बल लगाया तो बल के प्रभाव से ऊपर का भाग आगे की ओर खिसकता है।
बल के प्रभाव से क्या होगा, ऊपर का जो भाग है वो आगे की ओर खिसकेगा। आगे की ओर इसके खिसकने पर आयनों की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आएगा। अब देखिए क्या परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। पहले धनायन और ऋणायन परस्पर समीप थे, और जैसे ऊपर के भाग पर बल के प्रभाव से आयन आगे की ओर खिसकेंगे तो आगे की ओर खिसकते ही समान आवेश वाले आयन एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। बल के प्रभाव से समान आवेश वाले आयन जो होते हैं परस्पर एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, और जब समान आवेश के आयन आपस में एक दूसरे के समीप आएंगे तो इसका परिणाम होता है संरचना के अंदर प्रतिकर्षण के रूप में। संरचना में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और इस प्रतिकर्षण बल के प्रभाव से आपका जो क्रिस्टल होता है वो टूट जाता है, और इस प्रकार से आपके आयनिक यौगिक जो है वो भंगुरता को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसमें बेटा एक क्वेश्चन है, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, निम्नलिखित को पी प्रकार या एन प्रकार के अर्धचालकों में वर्गीकृत कीजिए। देखिए पी प्रकार में और एन प्रकार में हमको इसको वर्गीकृत करना है। तो वर्गीकृत करने में पहला क्वेश्चन दिया है, इंडियम से डोपित जर्मेनियम। इंडियम से डोपित जर्मेनियम, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न दे रखा है, बोरोन से डोपित सिलिकॉन। बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां पर डोपित करना मतलब होता है अशुद्धि मिलाना। डोपित करने का अर्थ होता है अशुद्धि मिलाना। सिलिकॉन होता है आपका वर्ग 14 का तत्व, और इंडियम वगैरह जो तत्व है ये आपका वर्ग 13 का तत्व है। अब इंडियम से डोपित करेंगे, किसको डोपित करेंगे, जर्मेनियम को, यानी वर्ग 14 के अंदर वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाई जाएगी। और जब भी वर्ग 14 में पिछले वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस अवस्था में आपका जो अर्धचालक होता है उसे अपन बोलते हैं पी प्रकार का अर्धचालक। इसे क्या कहा जाएगा, पी प्रकार का अर्धचालक। अगर पिछले वर्ग की अशुद्धि है तो पी प्रकार, और आगे के वर्ग की अशुद्धि होती है तो एन प्रकार। इसी प्रकार ठीक ये इसी प्रकार का प्रश्न सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन भी वर्ग 14 का। इंडियम की जगह बोरोन हो गया, ये भी वर्ग 13 का। तो सिलिकॉन के अंदर हमें बोरोन की अशुद्धि को मिलाना है, और जब हम सिलिकॉन के अंदर बोरोन की अशुद्धि को मिलाएंगे तो ये तुम्हारा अर्धचालक जो होगा आपका पी प्रकार का अर्धचालक जो है इसमें प्राप्त होगा। वर्ग 14 में वर्ग 13 की अशुद्धि, पी प्रकार का अर्धचालक, और अगर वर्ग 15 या 15 की अशुद्धि को मिलाया जाए तो उस अवस्था में जो आपका अर्धचालक होता है वो अर्धचालक आपका एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। इसमें निबंधात्मक प्रश्न में एक अच्छा प्रश्न दे रखा है, स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्ठिका के कोने और अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोष्ठिका के साथ सहभाजित होता है। यह आपको एक कोष्ठिका दे रखी है निबंधात्मक में। दूसरा प्रश्न है, एकक कोष्ठिका कह रहा है, और इस एकक कोष्ठिका में ये बेटा एक कोने वाला कण है। अब कोने वाले कण का कितना भाग निकटवर्ती कोष्ठिकाओं को दिया जाएगा, यह प्रश्न पूछ रहा है। कोष्ठिका में कितना भाग आएगा ये नहीं पूछ रहा आपसे, कोष्ठिका में कितना भाग आएगा ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि
निकटवर्ती कोशिकाओं को इसका कितना भाग मिलेगा। देखिए अपन ने जो है कणों की संख्या की जब गणना पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि कोशिका के अंदर कोने वाले कण का सदैव 1/8 भाग आता है। कोने वाले कण का सदैव 1/8 भाग आता है। तो बाकी का जो भाग है वो किधर जाएगा भाई? बाकी का भाग जाएगा निकटवर्ती कोशिकाओं को, बची हुई 7 कोशिकाओं को जाएगा। तो इसका मतलब एक कण में से 1/8 समाप्त हो गया कोशिका के अंदर, तो बचा कितना? 7/8। तो निकटवर्ती कोशिकाओं को मिलने वाला भाग होगा 7/8। इसी के अंदर एक प्रश्न है, काय केंद्रित स्थिति में जो कण मौजूद है उसका कितना भाग पड़ोसियों को मिलेगा। जो कण संरचना के केंद्र पर होता है उस कण का कोई भी भाग जो है पड़ोसियों के साथ या निकटवर्ती कोशिकाओं के साथ साझे में नहीं रहता। जो कण संरचना के केंद्र पर है यानी काय केंद्रित अवस्था में है उस कण का कोई भी भाग निकटवर्ती कोशिकाओं के साथ साझे में नहीं होता है। तो इस तरह से बेटा हम यहाँ पर जो है इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।